बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कनाडा में मुकीम ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के पसंदीदा चैनल प्राइम कनाडा टीवी के साथ मैं हूं इंजीनियर काजी नुमान मुजाहिद और आप देख रहे हैं रिबिल्ड नेशन। नाजरीन, जैसा कि दुनिया में इस वक्त एक पेंडेमिक फैला हुआ है, एक कोविड ने दुनिया में हर तरफ एक दहशत फैलाई हुई है, तो आज हमने सोचा कि आज हम जो प्रोग्राम करें उसका ताल्लुक़ कुछ सेहत के हवाले से होना चाहिए। जहाँ कोविड पे इतनी सारी चीज़ें आ रही हैं, वहाँ कुछ एक और डोमेन भी है जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है, जिसको हमने आज के प्रोग्राम के लिए हमने सेलेक्ट किया है कि आज हम डेंटिस्ट्री के ऊपर बात करेंगे। और इसी हवाले से आज हमारे जो मेहमान हैं वो हैं डॉक्टर साकिब मिन्हाज साहब, जो कि एक कंसल्टेंट डेंटिस्ट हैं। आपको अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं साकिब साहब। वालेकुम अस्सलाम, खैरियत से हैं आप? ठीक ठाक जी, अल्हम्दुलिल्लाह। साकिब साहब, जो हमारे प्रोग्राम का एक तरीका है, मैं चाहूँगा कि सबसे पहले कि अपना एक डिटेल्ड इंट्रोडक्शन आप करवा दें हमारे नाज़रीन के लिए। अच्छा, नाम तो आप बता चुके हैं कि मेरा नाम डॉक्टर साकिब मिन्हाज है और मैं एक कंसल्टेंट डेंटिस्ट हूँ और मैं कराची शहर में पिछले 11-12 साल से लगभग डेंटिस्ट्री प्रैक्टिस कर रहा हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह इसके अंदर हम काफ़ी कामयाब भी हैं। और मेरी स्पेशलाइजेशन डेंटिस्ट्री के अंदर और डेंटिस्ट्री से आगे रिसर्च साइट पे भी है और मैं कम्युनिटी और प्रिवेंटिव डेंटिस्ट्री के अंदर मास्टर्स रखता हूँ। माशाअल्लाह। इस हवाले से अगर हम देखें, जो मेरा एक तज्जिया है ज़ाती तौर पे, उसमें मैंने देखा है कि मैं समझता हूँ कि या जो एक नंबरिंग शेयर की जाती है उसमें जो दुनिया में सबसे ज़्यादा जो डिजीज़ होती हैं, जो बीमारियाँ होती हैं, उनका ताल्लुक दांतों से और मुंह से होता है। Am I right? जी। जो आपका सवाल है कि ज़्यादातर जो बीमारियाँ हैं उनका ताल्लुक जो है दांतों से होता ही या मुंह के ज़रिए से होता है, तो यकीनन मुंह जिस्म की सबसे ज़्यादा ऐसी कैविटी है जहाँ सबसे ज़्यादा जरासीम पाए जाते हैं और ग़िज़ा का इसमें बहुत रोल है। ठीक है, तो इस हवाले से मैं अगर देखता हूँ तो नॉर्मली जो आम लोग हैं, मैं ख़ुद भी अगर मैं कहूँ तो ठीक है जी, एक हम बस दांतों के लिए हम सिर्फ एक हम ब्रश कर लेते हैं, कोई कपल ऑफ टाइम्स करता है पर डे, सुबह उठने के बाद और रात को सोने से पहले। कुछ लोग होते हैं जो इसको भी नहीं करते, शायद वो दोनों टाइम ही नहीं करते या एक टाइम सुबह उठ के कर लिया, दैट्स इनफ। क्या सिर्फ दांतों की यही देखभाल इनफ है? ये तो बहुत अहम है और ये वो देखभाल है जो आप अपनी हद तक कर सकते हैं। और इसमें अहम रिकमेंडेशन ये है कि किसी भी शख्स को दिन में 2 दफ़ा कम से कम दांतों को 2 से 3 मिनट ब्रश करना चाहिए। ठीक है। और इसमें भी जो सही तरीक़ेकार है और सही प्रोटोकॉल है वो ये है कि नाश्ते के बाद ब्रश करें 2-3 मिनट। अच्छा। और रात को सोने से पहले ब्रश करें। ठीक है। मज़ीद दांत एक मशीन की मानंद है, जैसे किसी एक मशीन को मेंटेनेंस की ज़रूरत होती है, दांतों को भी मेंटेनेंस की ज़रूरत होती है। जैसे आप अपनी गाड़ी को रोज़ साफ़ करते हैं, मोटरसाइकिल को रोज़ साफ़ करते हैं और उस पर कपड़ा मारते हैं, उसी तरीके से आप दांतों को भी रोज़ ब्रश कर रहे हैं, लेकिन यू टेक इट टू सर्विस स्टेशन इन एवरी few months और आफ्टर ड्राइविंग दैट कार और व्हीकल फॉर सम टाइम। ठीक है। उसी तरीके से दांतों की सही जांच पड़ताल के लिए कि उनमें क्या मसाइल हैं, क्या बीमारियां हैं, क्या मुश्किलात पैदा हो रही हैं, उनको सही तरीके से तशख़ीस के लिए आपको अपने डेंटिस्ट को 3 महीने में दिखाना चाहिए और किसी भी स्पेशलाइज्ड अच्छे डेंटिस्ट से हर 6 महीने में एक दफ़ा अच्छे तरीके से दांतों की सर्विस या सफाई या स्केलिंग जिसको हम कहते हैं वो करवानी चाहिए। वो बहुत अहम है। अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने की है कि एक तो ये कि नाश्ते के बाद ब्रश करना है, बट मेरी जो ऑब्जर्वेशन है, जो नॉर्मली हम लोग देखते हैं, बल्कि यही बच्चों को सिखाया जाता है और हम बड़े होने तक, बल्कि स्टिल आई एम डूइंग दैट, कि हम सुबह उठते हैं, उसके बाद हम मुंह धोते हैं, ब्रश करते हैं। नाश्ते के बाद वाला जो सिलसिला है तो एक नई प्रोफेशन है। जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। और ये जब हम डेंटिस्ट्री पढ़ रहे थे तो हमारे लिए भी उतना ही ऐसे ही था जैसे आपके लिए, और बहुत सारे लोग इसको गलत करते हैं। सबब और वजह और लॉजिकल बात यह है कि जब आप नाश्ते के बाद ब्रश करेंगे तो वो वक्त जब तक आप कोई चाय या कोई स्नैक या खाना दोपहर का नहीं खाते तो वो आपकी क्लीन मेंटेन रहेगा। ठीक है। और यही कोशिश
है कि रात को सोने से पहले आप ब्रश करें, तो ये तो प्रोटोकॉल है, लेकिन लोग इसको गलत करते हैं अक्सर। और अक्सरियत को आदत यही है कि वो चाय तब तक नहीं पी सकेंगे सुबह उठ के जब तक वो ब्रश नहीं कर लेते। ठीक है। और हम कई बार लोगों को ये चीज़ बताते भी हैं, उनके लिए चेंज करना होता है हमें उनका माइंडसेट कि आप इस तरीके से रखें, तो दे ब्रश फर्स्ट, फिर वो अपना नाश्ता या चाय लेते हैं, क्योंकि उनको एक मज़ा, एक आदत, एक सहूलत और एक सुकून इसमें एक सपोजिशन ये भी है कि मतलब हमने ये बात एक जहन में रखी हुई है कि रात भर मुंह जो है वो उसमें कुछ जरासीम पैदा हो गए हैं, जर्म्स हैं, और हम जब सुबह उठते हैं मुंह धोते हैं तो हम ब्रश करते हैं ताकि वो साफ़ हो, और फिर हम साफ़ दांत होने के बाद, मुंह साफ़ करने के बाद हम नाश्ता करते हैं ताकि जो ग़िज़ा हमारे पेट के अंदर जा रही है मुंह के रास्ते, अलग के रास्ते, तो वो उसके साथ वो जर्म्स जो रात भर हम सोए हैं हमारे मुंह में मौजूद थे वो हमारे जिस्म में ना जा सकें। ये परसेप्शन सही है या गलत? ये भी परसेप्शन कुछ हद तक सही है, लेकिन देखिए वो ऐसे नहीं होता कि वो एक जगह रुक जाते हैं। मुंह में लबाब हर वक्त बनती रहती है, लेकिन नींद के दौरान ये लबाब का जो अमल है, सलाइवा का जो अमल है, ये कम हो जाता है। ठीक है। और वो जरासीम वहीं मौजूद हैं और वो लबाब आपके उतरता रहता है, ऊपर नीचे होता रहता है। ठीक है। और सुबह उठ के आप अच्छे से कुली कर लें और फिर नाश्ता कर लें। जी आपके लिए बड़ा मुश्किल है, आप आदत से मजबूर हैं, तो आप पहले ब्रश कर लें फिर नाश्ता कर लें, लेकिन नाश्ते के बाद ज़रूर करें। इसका सेहत से डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, लेकिन दांतों की सेहत से डायरेक्ट रिलेशन इसलिए कि वो ग़िज़ा जो दांतों के दरमियान जितनी ज़्यादा देर और जितने ज़्यादा वक्त के लिए वहाँ पे मौजूद रहेगी, वो वहाँ वैसे ही गलेगी, सड़ेगी, जैसे कि आपके किचन में मौजूद डस्टबिन के अंदर साफ़ कचरा जो है गलता सड़ता और बदबू करता है। और ये गलन सड़न बाइस और सबब बनेगा दांतों में खोड़ खड्डे का, कैविटीज़ का, जो कि आगे जाके आपको गम प्रॉब्लम्स और टूथ पेन की प्रॉब्लम भी कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। तो नॉर्मली लोग इन चीज़ों को, दांतों की जो तकालीफ है उनको, लोग हमने देखा है कि लौंग का तेल इस्तेमाल कर लिया, या वो इतना ज़्यादा केयर नहीं करते। एक तो केयर नहीं करते, और आगे मैं एक सवाल एक और इससे भी रिलेट करूँगा कि वो ये जानते हुए कि उन्हें डेंटिस्ट के पास जाना चाहिए वो अक्सर नहीं जाते। तो क्या जो डॉक्टर्स हैं, जो हमारे नए डॉक्टर्स बन रहे हैं, क्या उनमें डेंटिस्ट बनने का जो एक उनकी अट्रैक्शन है, क्या वो मौजूद है? क्या उनमें इंटरेस्ट उतना ही है जितना कि वो एक कार्डियोलॉजिस्ट या एक कोई दूसरा डोमेन चूज़ करना चाहते हैं? अच्छा, इसमें दो तीन या इसको मैं और अगर इसमें रिफ्रेज करूं तो क्या उनके लिए ये एज अ प्रोफेशन डेंटिस्ट बनना जो है वो चैलेंजिंग है, या एक अच्छा डिसीजन साबित हो सकता है? अच्छा, इस सवाल में बहुत डेप्थ है, इसके कई पहलू हैं जी। पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि दुनिया में डेंटिस्ट्री क्या समझी जाती है, कैसे समझी जाती है। ठीक है। तो दुनिया में टॉप पेइंग प्रोफेशंस में से एक प्रोफेशन जो है वकालत के अलावा वो डेंटिस्ट्री भी है, जो कि बहुत वेल पे करता है। और पाकिस्तान में हमारे यहाँ पहले इस चीज़ के अंदर इतनी अवेयरनेस नहीं थी, लेकिन अब लोगों में अवेयरनेस आती जा रही है कि हमें अपने दांतों का ख्याल रखना है। ठीक है। तो जैसे ये अवेयरनेस बढ़ रही है, डेंटिस्ट की खपत और जो डिमांड है वो भी बढ़ रही है। ठीक है। और जैसे लोगों को इस बात का भी इल्म होता जा रहा है कि अच्छी सर्विसेज डेंटिस्ट्री की क्या हैं, तो उसमें नीड फॉर गुड डेंटिस्ट भी बढ़ती जा रही है। तो डेंटिस्ट्री चैलेंजिंग है और नहीं भी। अगर पुराने तर्ज से की जा रही हो कि सदर में कोई दंदान साज बैठे हैं जो कि डेंटिस्ट नहीं है, तो वो चैलेंजिंग नहीं है। चैलेंजेस उसमें भी होंगे, लेकिन वैसे चैलेंजिंग नहीं है। लेकिन अगर हम डेंटिस्ट्री को मॉडर्न एरा के हिसाब से देखें, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के हिसाब से देखें, जैसे कि हम या मैं या मेरे कई दोस्त या बहुत सारे डेंटिस्ट आजकल प्रैक्टिस कर रहे हैं कि वो सोशल मीडिया को भी इस्तेमाल कर रहे हैं अपने आप को लोगों तक पहुंचाने के लिए, ये दिखाने और बताने के लिए कि हम आम डेंटिस्ट से कैसे मुख्तलिफ हैं, हम कितने हैंडी और कितने एफिशिएंट इक्विपमेंट्स को इस्तेमाल कर रहे हैं जो कि दुनिया में अवेलेबल हैं। ये लोगों को दिखाने और बताने के लिए ये भी बड़ा अहम है। ठीक है। और यकीनन डेंटिस्ट्री कोई ईजी जॉब नहीं है। अभी मैंने हाल ही में कुछ रोज़ कबल एक दोस्त ने हमें एक इमेज भेजा और उसमें एक मजाक था, तमस्खर था, और उसमें ये था कि जैसे डॉक्टर्स ये कहते हैं कि डेंटिस्ट्री आसान है, तो उसमें लिखा होता कि एक बतीसी बना के दिखाओ और अपने मरीज़ को राज़ी करके दिखाओ।
ठीक है। तो डेंटिस्ट्री कैन बी चैलेंजिंग, डेंटिस्ट्री कैन बी डिफ़िकल्ट, सम ऑफ द टाइम्स डेंचर्स या कुछ ऐसे प्रोसीजर्स होते हैं जिसमें पेशेंट की कंप्लायंस भी नहीं होती और उनको सेटिस्फाई करना बड़ा डिफ़िकल्ट होता है। बिल्कुल ठीक। तो इसी हवाले से जो जैसे आजकल आप देख रहे हैं कि एक पेंडेमिक सिचुएशन है, कोविड ने हर तरफ जो है वो लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया है। लोग अपने जो एक नॉर्मल लाइफस्टाइल था उसको छोड़ छाड़ के बिल्कुल घरों में बंद होकर बैठने पर मजबूर हैं। गवर्नमेंट भी इसी चीज़ पर जो है वो जोर दे रही है कि आप स्टे होम स्टे सेफ की तरजीह को अपनाएं। तो लोग पहले ही डेंटिस्ट के पास नहीं आते। और कुछ लोगों से जब मेरा एक इस हवाले से जब डिस्कशन हुई तो कुछ लोग ये कहते हैं कि देखें जो डेंटिस्ट के पास जो इक्विपमेंट हैं वो डिस्पोजेबल तो होते नहीं हैं, तो उनमें बीमारियां ट्रांसफ़र होने का चांस ज़्यादा होता है। इसलिए भाई बेहतर है कि हम अपना जो एक दर्द है उसको हम लौंग के तेल से या किसी पेन किलर के थ्रू हम उसको किल कर लेते हैं या हम उसमें कोई हकीमी नुस्खे इस्तेमाल कर लेते हैं। लेकिन वो डेंटिस्ट के पास जाने में एक उनका जो ना जाने का जो एक उनके अंदर एक जो डर है वो इस इक्विपमेंट के हवाले से भी, चूँकि आपने भी जिक्र किया कि आप किस तरह के इक्विपमेंट इस्तेमाल करते हैं, तो मैं जानना चाहूँगा कि आप भी अगर हमारे व्यूअर्स के लिए अगर आप इस पे ज़रा थोड़ी सी रोशनी डालें कि ये डर है ये वजह है या ये गलत है। इसमें उनका डर वजह है, लेकिन सूरत हाल कभी तौर पे ऐसी नहीं है जैसे कि लोग ख्याल कर रहे हैं या सोच रहे हैं। पहले तो दो चीज़ों को मुख्तलिफ कर लें और अच्छे तरीके से इसको फ़र्क कर लें, डेंटिस्ट और दंदान साज, एक अताई और एक क्वालिफाइड डेंटल सर्जन या डेंटल कंसल्टेंट या स्पेशलिस्ट। यकीनन आप किसी फार्मेसी से जाके दवाई ले लेंगे या किसी कंपाउंडर से दवाई ले लेंगे उसके तजुर्बे के बायस, लेकिन उसका वो रोल नहीं होगा, वो अमल नहीं होगा जो कि किसी काबिल माहिर तजुर्बाकार डॉक्टर के दवाई देने से होगा, क्योंकि वो आपकी सेहत की, आपकी जिस्म की बहुत सारी चीज़ों को परखेगा, समझेगा, रिपोर्टों को देखेगा, एक्सरेज को जज करेगा, फिर आपको बहुत मुनासिब कोई दवाई देगा और उसका असर देखेगा कि क्या वो वाकई दवाई सही असर कर रही है या नुकसान दे रही है, और फिर वो तब्दील करेगा। तो पहले हमें ये फ़र्क कर लेना चाहिए कि हम डेंटिस्ट की बात कर रहे हैं, दंदान साज की बात कर रहे हैं। जब हमने डेंटिस्ट्री शुरू की तो हमारे एक दोस्त एक क्लिनिक जो एक अताई का क्लिनिक था, उन्होंने वहाँ जाना शुरू किया और सोच ये थी, कोशिश ये थी कि वो लोग जो प्रोसीजर्स नहीं करते, नहीं जानते और सही नहीं करते, लेकिन लोग उनके पास जा रहे हैं, उनको वहाँ जाके सही किया जाए। तो जब पता चला तो बहुत सारी आवे का आवा बिगड़ा था। अच्छा। हाँ, तो जब नाच ना जाने तो आंगन टेढ़ा। तो ये मिसाल वहाँ बरा रही थी। तो अगर आप जिस नज़रिए से हम देखते हैं, जहाँ खड़े होकर हम देख रहे हैं, मेरे ख्याल में डेंटल क्लिनिक से ज़्यादा हाइजीनिकली सेफ, वेल मेंटेन्ड, स्टेरिलाइज्ड और डिसइंफेक्टेड क्लिनिक कोई और नहीं है। बहुत अच्छी बात। एक डेंटल क्लिनिक में यकीनन बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स और टूल्स ऐसे होते हैं जो कि रीयूज़ होते हैं, लेकिन वो रीयूज़ कैसे होते हैं? पहले वॉश होते हैं, वॉश होने के बाद डिसइंफेक्टेंट में रखे जाते हैं, डिसइंफेक्टेंट में रखने के बाद वो ड्राई किए जाते हैं, एयर ड्राई होने के बाद वो पाउच किए जाते हैं और फिर एक स्टेरिलाइज़र मशीन के अंदर एक ख़ास टेम्परेचर और प्रेशर के नीचे उनको ख़ास टेम्परेचर के ऊपर स्टेरिलाइज जरासीम से पाक किया जाता है, जो कि HIV और हेपेटाइटिस के वायरसेस के भी स्पोर्स को ख़त्म कर देती है। तो वहाँ ये कोविड जैसा तो टिक ही नहीं पाएगा। अच्छा, और जो अच्छे डेंटल क्लिनिक्स हैं वो एक स्टेप और आगे जाते हैं, उनके यहाँ वो सारी चीज़ें डिस्पोजेबल होती हैं जो कि मुंह में अक्सर व बेशतर जा रही होती हैं, मेटल के टूल्स के अलावा सक्शंस हैं, नैपकिन्स हैं, टिश्यूज़ हैं, डिस्पोजेबल ग्लासेस हैं, इवन कि वो जो हवा मारने के लिए जो ट्रिपल सिरिंज के ऊपर एक टिप होती है वो भी डिस्पोजेबल होती है। कुछ क्लिनिक्स एग्जामिनेशन इंस्ट्रूमेंट्स तक डिस्पोजेबल इस्तेमाल करते हैं और ड्रिल्स भी डिस्पोजेबल इस्तेमाल करते हैं। सो इसका मतलब ये है कि जो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन था उसका आपने इसी में जवाब दे दिया है कि चूँकि तमाम चीज़ें
डिसइंफेक्ट हो रही हैं, उनमें पूरी तरह से उनको स्टरलाइज किया जा रहा है, उनको आपने हर तरीके से जब कर लिया है तो फिर इसका मतलब जो कोविड के दौरान भी अगर आपको अल्लाह ना करे कोई दांतों से मुतालिक कोई शिकायत है तो आप बिला झिझक और बिला किसी डर के आप डेंटिस्ट को विज़िट कर सकते हैं। इसमें कुछ तरीक़ेकार हैं वजह, ठीक है। एक तो ये है कि जिस वक्त कोविड प्रेजेंट हुआ तो ये डिसाइड किया गया इंटरनेशनली कि वो प्रोसीजर्स किए जाएं जिनमें स्प्रे नहीं क्रिएट होता। जैसे डेंटिस्ट्री के अंदर हम ड्रिल्स इस्तेमाल करते हैं तो एक एरोसोल प्रोड्यूस होता है, एक स्प्रे प्रोड्यूस होता है, शावर प्रोड्यूस होता है और वो नुकसानदेह हो सकता है ऐसे मरीज़ का जो कि कोविड में मुब्तला हो। ठीक है। फिर गाइडलाइंस में थोड़ी तब्दीली आई और जहाँ बहुत ज़रूरी हुआ तो वहाँ पेशेंट्स के बीच में 2 से 3 घंटे का वक्फा रख के ऐसे प्रोसीजर्स को, या लास्ट में आप अपनी सर्जरी के अंदर वो प्रोसीजर्स कर लें जिसमें एरोसोल प्रोड्यूस होने का, कि आप रोज़ाना का एक आधा मरीज़ ऐसा करें जिसमें एरोसोल प्रोड्यूस हो, लेकिन उसके बाद काफ़ी घंटों के लिए आपकी सर्जरी या तो बंद हो जाए या आपने ऐसा प्रोसीजर मॉर्निंग में किया या और एंड में किया या इन बिटवीन किया, ताकि और आपको गैप्स मिल गए 2-3 घंटे का कम से कम, ताकि वो सेटल डाउन हो जाए और आपने उस सर्जरी को अच्छे तरीके से डिसइंफेक्ट कर दिया। फिर अटेंडेंट्स को कम कर दें, अटेंडेंट्स को वेटिंग एरिया में रखें, सर्जरी के अंदर नहीं लेके आएँ, क्योंकि डॉक्टर और असिस्टेंट तो यकीनन मास्क्ड होगा, अच्छे तरीके से सूटेड होगा, हैजमेट सूट के अंदर, पीपीई के अंदर, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट के अंदर, उसने शील्ड भी लगाई होगी, उसने कोई गॉगल्स भी पहने होंगे और वो इन प्रिकॉशंस के साथ काम कर रहा है। उस अटेंडेंट के लिए नुकसानदेह या रिस्क हो सकता है तो उसको आप वेट आउटसाइड कराएं। तो कुछ इस तरह की चीज़ें करके, सोशल डिस्टेंसिंग करके, राइट मैनेजमेंट करके चीज़ें की जा सकती हैं और की जा रही हैं। क्योंकि कोविड का भी हमें नहीं पता कि वो कब ख़त्म होगा जी। और ये चीज़ चलती जा रही है तो कोई सालों तक तो कोई इंतज़ार नहीं कर सकता, लिहाजा अब हमें इस ख़तरे के होते हुए भी हमें ऐसे तरीके इख्तियार करने होंगे जिनके होते हुए हम कोविड से महफूज भी रहें और अपने इन तमाम मामूलात को भी हम लेके चल सकें। बिल्कुल ठीक आपने बात की। अगर मैं बात करता हूँ, जैसे हमने अभी दांतों की हम बात कर रहे हैं, हमने मुंह की बात की कि मुंह वो है जहाँ से हम चूँकि इंटेक कर रहे होते हैं, ग़िज़ा इंटेक कर रहे होते हैं, तो बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं और बीमारियाँ हमारी जो है वो एक कुछ इस तरह की चीज़ें हमारे यहाँ प्रैक्टिस है कि पान, तंबाकू, छालिया और इस तरह की जाने क्या क्या चीज़ें जो कि यानी जिनको मैं शायद उन चीज़ों को देखूं भी नहीं, लेकिन लोग उन चीज़ों को खाते हैं। तो उससे मैंने ऐसे कुछ पेशेंट्स देखे, एक साहब थे, एक बहुत हमारे, मैं उनको नाम या कोट नहीं करूँगा, लेकिन हमारे एक बहुत पीटीवी का बहुत बड़ा नाम, और वो उनको माउथ कैंसर हुआ। तो उनको एक ऑपरेशन तो उनका हुआ था जिसमें उनके गाल कटे हुए थे, लेकिन उसके बाद उनका दूसरा ऑपरेशन जिसमें उनके गम्स जो हैं वो उनको भी ऑपरेट किया गया था। तो वो देख के मुझे हालत जो है, मतलब ही वॉज सेइंग टू समवन कि खुदारा इस चीज़ को छोड़ दो, ये देखो मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूँ। तो ये जो माउथ कैंसर और ये जो इस तरह की बीमारियां हैं और लोग इन चीज़ों को बिल्कुल इग्नोर कर दिया है लोगों ने, इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हमारे यहाँ साउथ ईस्ट एशिया में, इंडिया में, पाकिस्तान में, हमारे रीजन में, बांग्लादेश में भी बहुत कॉमन है तंबाकू नोशी। तंबाकू नोशी के अंदर स्मोक्ड फॉर्म भी है और स्मोकलेस फॉर्म भी है। स्मोक फॉर्म के अंदर सिगरेट, बीड़ी, सिगार हमारे यहाँ बहुत कम है लेकिन एक क्लास तक महदूद है, और फिर मावा गुटखा जो च्यूएबल फॉर्म्स में या स्मोकलेस फॉर्म्स के अंदर मावा गुटखा और पता नहीं क्या क्या चीज़ें, और पड़ोसी मुल्क से आने वाली बहुत सारी ऐसी वेरिएंट्स हैं जो कि इवन के पाकिस्तान में कई बार पाकिस्तानी जब गल्फ़ कंट्रीज़ में, इवन यूरोप में और अमेरिका में हमारे पास मरीज़ ऐसे आते हैं कि पाकिस्तानी इंडियंस के साथ रह रहे होते हैं तो उनको आदत पड़ जाती है। अच्छे पढ़े लिखे इंजीनियर डॉक्टर लड़कों को भी ये परेशानी होने लगती है और हम हैरान होते हैं, तो सोबत का असर होता है। अब इसी तंबाकू के बायस सबसे कॉमन होने वाली जो बीमारी है वो है मुंह का सरतान, जिसको हम कहते हैं स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा, जो कि ज़ुबान, ओरल म्यूकोजा, मुंह के गले के अंदर की तरफ, इवन के मुंह के जबड़ों की हड्डी, तालू तक
इस इन्वॉल्व कर देता है, और इससे निजात और छुटकारा पाने का तरीका बहुत मुश्किल है। इसमें इन सब चीज़ों को रिजेक्ट या बॉडी से रिमूव करना पड़ता है। कई मरतबा इस हुए हुए स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा से जान छुड़ाने के लिए हमें मुंह में कई सारे दांत, आधी या पूरी ज़ुबान, तालू, आधा या जबड़े का काफ़ी हिस्सा काट देना पड़ता है, और उसके बाद उस आदमी की या उस शख्स की ज़िंदगी वैसी नहीं रहती जैसे पहले थी। बिल्कुल ठीक है। और इसमें परेशानी की बात यह है कि जिस किसी को ये होता है वो डिप्राइव्ड सोशो इकोनॉमिक स्टेटस से होता है, वो ऐसी जगह से उसका ताल्लुक़ होता है जो सोल ब्रेड अर्नर होता है, या उसकी पूरी फैमिली मिलके पूरा घर चला रहे होते हैं और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत होती है, और वो अपनी इनकम का एक बहुत खातिर जो हिस्सा है वो इसके ऊपर खर्च कर रहा होता है, इलाज पे नहीं, बीमारी ख़रीदने पे। एक ऐसा आदमी जो 12, 15, 18, 20 हज़ार रुपये महीना कमा रहा हो और 5-7 हज़ार रुपये वो इस चीज़ पे खर्च कर रहा हो, और वो लोगों को ये बता रहा हो कि मैं अपने बच्चों को इसलिए नहीं पढ़ा सकता क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं, और वो 5-7 हज़ार रुपये इन चीज़ों पे खर्च कर रहा है। बिल्कुल ठीक है। तो ये बहुत बड़ा मसला है। कैंसर और सरतान जो है अवेयरनेस ना होने के बायस बढ़ता जा रहा है। इसको गवर्नमेंट ने इस पर पाबंदी लगाने की कोशिश की, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से मैं इस वक्त इसमें क्या कह सकता हूँ, लेकिन उसमें शायद वो इंटेंशन नहीं होती, या उसमें क्या इन्वॉल्वमेंट होती है कि वो हो नहीं पाता, वो पाबंदी लग नहीं पाती। वरना जो एक्चुअली इसको ख़रीदने वाला तो बाद में आता है, पहले तो इसको बनाने वाला है। और इस पर कई प्रोग्राम्स हुए, टीवी पे प्रोग्राम्स हुए, छापे मारे गए, बंद भी किया गया, लेकिन ये चीज़ें बंद नहीं हुई, क्योंकि ये इतना बड़ा बिजनेस है कि इसको ख़त्म करना जो है वो मुमकिन नहीं है। एक बहुत बड़ा तबका इसमें अब अटैच हो चुका है, सिर्फ खाने में नहीं, इसको बनाने में, लिहाजा इसको ख़त्म करना लेकिन नामुमकिन हरगिज़ नहीं है। मैं तो इस प्रोग्राम के तबस्सुस से मैं यही चाहूँगा कि जो हमारे हुकाम बाला हैं वो इस चीज़ को कंसिडर करते हुए कि आगे लोग इन चीज़ों में, इन प्रॉब्लम्स में मज़ीद जो है वो ना घिर सकें, वो इसके ऊपर एक 100% बल्कि 200% पाबंदी लगाएं। जी। तो खैर ये हमारी एक कोशिश ही हो सकती है, इस प्रोग्राम के थ्रू हम ये प्रोग्राम से जो बातें कन्वे कर रहे हैं, एक्चुअली इसी गवर्नमेंट ने भी इसमें काफ़ी क्रैकडाउन्स किए हैं, कोशिश की है, गवर्नमेंट के भी रोल हैं, पॉजिटिव डायरेक्शन में है, और वक्त के साथ साथ चीज़ों में बेहतरी आई भी है और इंशाल्लाह आएगी भी इंशाल्लाह। और जो स्मोक टोबैको है, मैं आपको बता रहा था कि उसमें सिर्फ ये नहीं कि मुंह का सरतान होने का ख़दशा होता है, उसमें भी गले और फेफड़ों का सरतान होने का ख़दशा होता है। और ये जो च्यूएबल फॉर्म है जिसमें गुटखा वगैरह है, ये चूँकि पेट में जाता है तो स्टमक के अंदर कैंसर करने का, गले में कैंसर करने का भी बाइस बन सकता है। अच्छा, लोगों और इनसे पहले अलार्म्स होते हैं कि मैं थोड़ी सी कथा कलामी माफ, कुछ ऐसे लोगों को मैंने खुद भी जो है वो गाइड करने की कोशिश की, मैंने खुद उनको कहा कि मैं एक नसीहत दे दूं उनको। उनका कहना ही होता है कि हम तो एक ये चीज़ खा रहे हैं और हम थोड़ी इसको पेट में लेके जाते हैं, हम तो इसको थूक देते हैं। जी। तो ये आपने जो बात की, जैसे कि ये जो च्यूएबल फॉर्म है ये अंदर जा रही होती है, तो वो तो उनका कहना तो ये है कि हम तो इसको थूक देते हैं, ये तो पेट में जाता ही नहीं है। ये क्या सही है, गलत है? नहीं, ये खामख्याली है। हाँ, उनके जहन और सोच और ख्याल में तो वो थूक देते हैं, लेकिन सबका सब तो नहीं रह जाता ना, कुछ ना कुछ तो जाता है, और वो क्योंकि लुआब तो हमारे मुंह में मौजूद जी, और वो कुछ ना कुछ सबब बनता है। ये वैसी बात है जैसे भी हम थोड़ी देर पहले जरासीम के हवाले से बात कर रहे थे कि एक निज़ाम भी है जरासीम कोश कुदरत का, लवाब के अंदर भी, जिस्म के अंदर भी, फाइट करने का, डिफेंस करने का, लेकिन इन चीज़ों से बचने का कुदरत ने निज़ाम नहीं दिया। तंबाकू से बचने के लिए सेल्स पहले अपने आप को तब्दील करते हैं रोकने के लिए, और आपको कुछ ना कुछ इनिशियल सिग्नल्स आते हैं। जैसे मुंह के सरतान में या मुंह के कैंसर में आपको माउथ की ओपनिंग में कमी आती है, मुंह के पट्टे सख्त होने लग जाते हैं, आपको मुंह में जलन और मिर्चें लगना तेज हो जाती हैं, ये अलार्म्स हैं। ये प्री कैंसरस कंडीशंस हैं। कैंसर हुआ नहीं है, लेकिन कैंसर होने से पहले अलार्म बजा दिया कुदरत ने, क्योंकि सेल अपने आप को तब्दील करता है उस कंडीशन के हिसाब से, वो एक अपना डिफेंस मैकेनिज्म कर रहा होता है। जब वो नहीं बर्दाश्त कर पाएगा तो वो तब्दील हो जाएगा और वो एबनॉर्मल होने लग जाएगा। इस एबनॉर्मल प्रोडक्शन ऑफ सेल्स का नाम ही कैंसर है, क्योंकि आपने उसके ऊपर बहुत बोझ डाला,
आप किसी पे भी बोझ डालेंगे वो रिएक्ट करेगा। बिल्कुल ठीक है। तो इसी तरह का कुछ मामला है। बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर साहब, आपके मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए एक सवाल चलें। ये तो एक मुआशरे का एक बहुत बड़ा तबका जो कि तंबाकू इन सब चीज़ों में, आजकल हम देख रहे हैं कि जो हमारे बहुत यंग बच्चे हैं, बहुत छोटे छोटे बच्चे जो हैं, उनमें हमने देखा है कि उनके जो दूध के जो दांत होते हैं वो ब्लैक होके और पूरे गल के और ख़त्म हो जाते हैं। मैंने बहुत, हालांकि ना तो वो इस तरह की कोई चीज़ें खा रहे होते हैं, ठीक है, टॉफ़ी चॉकलेट्स वगैरह की भी बात है, लेकिन कुछ उसमें हमने नोट किया है कि उसमें ऐसे बच्चे भी जो कि बहुत ज़्यादा चॉकलेट्स वगैरह नहीं खा रहे होते हैं, उनके भी हमने दांतों को पूरा बिल्कुल, दांतों जो दूध के दांत हैं उनको डिस्ट्रॉय होते देखा है। तो कुछ लोग हमारे ज़रूर चाहेंगे कि आप उसके हवाले से भी आप कुछ इंसाइट्स शेयर करें कि उससे कैसे बचा जा सकता है, उसके होने का सबब क्या है, ताकि हम उससे एक प्रोएक्टिव अप्रोच के तौर पे हम उन चीज़ों से बच सकें। अच्छा, अहम ये बात जान लेनी ज़रूरी है कि 6 माह की उम्र से दूध के दांत मुंह में आना शुरू होते हैं और 2.5 से 3 साल की उम्र के दरमियान ये दांत मुकम्मल हो जाते हैं, दूध के दांत। लेकिन दूध के दांत गिरना शुरू होते हैं 6 साल की उम्र से, और 12 साल की उम्र में सारे दांत, या 13 साल की उम्र में बहुत ज़्यादा सारे दांत मुंह में मुकम्मल हो जाते हैं, अकलदार से अलावा। अकलदार तभी आती है जब अकल आती है, तो वो 18 साल की उम्र पे किसी की आती है, किसी की नहीं आती। लेकिन हम सवाल पे रहते हुए कि 6 महीने से लेके 12 साल की उम्र के दौरान इन दूध के दांतों में कीड़े लग सकते हैं। हम इस बात से ये समझ पा रहे हैं। छोटे बच्चों में, न्यूनेट्स में जो अर्ली चाइल्डहुड केरीज होने के जो ख़दशात होते हैं, उसमें एक बहुत बड़ा सबब बेबी बॉटल केरीज का भी होता है। जो बच्चे फीडर्स लेते हैं और रात में उनको सुलाने के लिए पेरेंट्स, उनके पास भी कोई चारा नहीं होता, उनको फीडर लगा के छोड़ देते हैं। उसमें कई बार फार्मूला मिल्क होता है, कई बार जूसेस होते हैं, कई बार कुछ ना कुछ और ग़िज़ा होती है, और अब वो पूरी रात ग़िज़ा मुंह में रहती है, और जब मुंह में रहती है वो ग़िज़ा तो वो फर्मेंट भी करती है, वो एसिडिफाई भी होती है, वो अपना पीएच चेंज भी करती है, और जितनी ज़्यादा देर ये दांत उस चेंज पीएच के साथ मुंह में इंटरेक्ट करेंगे तो वो गलन सड़न का अमर उतनी तेज़ी से करेंगे। जब ये गल सड़ चुके होंगे, कोई बच्चा सख्त चीज़ दिन भर में खाएगा तो वो क्रैक करेंगे, और अंदर से जो स्ट्रक्चर निकलता है वो नरम होता है, उसमें ये सलाहियत ज़्यादा होती है कि वो स्टेन्स को भी ज़्यादा तेज़ी से अब्जॉर्ब करे, जो कि दांत का अंदरूनी खोल है। बैरूनी खोल के अंदर ये ताकत है कि वो स्टेन्स को भी, बहुत सारी चीज़ों को भी डिफेंड कर सके, रोक सके। लेकिन वंस इट्स डन तो द डैमेज हैज़ बिगन। अच्छा डॉक्टर साहब, प्रोग्राम के आखिर में मेरा लास्ट क्वेश्चन आपसे होगा। लास्ट क्वेश्चन क्या कहूँगा, मैं कहूँगा आप अपने कुछ फाइनल कमेंट्स हमारे व्यूअर्स के लिए, क्योंकि बहुत सारे लोग इस प्रोग्राम को देख रहे होते हैं, सो हम ये चाहेंगे कि आपकी एक बेस्ट एडवाइस जो है वो आप दांतों के हवाले से, या बीइंग ए डेंटिस्ट, आप दीजिए हमारे व्यूअर्स के लिए। बहुत शुक्रिया। जैसे कि प्रोग्राम अब ख़त्म हो रहा है तो आपका मदद करने का बहुत शुक्रिया। और लोगों के लिए अहम एडवाइस ये है कि डिले नहीं करें। कभी भी कोई आप अपने दांतों के हवाले से प्रॉब्लम महसूस करें, फील करें, गो गेट ओपिनियन, और किसी सही क्वालिफाइड डेंटिस्ट को दिखाएं अपने से करीब। और आपको दांतों में हसासियत हो, सेंसिटिविटी हो, दांतों में पेन हो, आप उसको जाके चेक कराएं। गम्स में आपके दांतों के दरमियान ग़िज़ा, बोटी, रेशा या खाना ज़्यादा फंसता हो तो आप इस बात की कोशिश करें कि फ़ौरी उसको चेक कराएं। जितना जल्दी और जितना पहले कोई भी चीज़ असेस हो जाएगी, चेक हो जाएगी, उतना छोटा ट्रीटमेंट और प्रोसीजर करना पड़ेगा। कई बार छोटी मोटी सफाई से कई मसले हल हो जाते हैं, कई बार छोटी मोटी फिलिंग से हल हो जाते हैं, लेकिन जितना डिले करेंगे उतना इम्कानात भी ज़्यादा हैं कि ख़र्चा भी ज़्यादा होगा, नुकसान भी ज़्यादा और नुकसान भी ज़्यादा होगा। और बाहर मुमालिक में तो ये महंगा भी है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साकिब साहब, आपने हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला, और इस प्रोग्राम के तवज्जो से हम चाहेंगे कि हम लोगों को ये एक मशवरा दें कि चाहे वो कोविड हो, चाहे वो कोई भी किसी भी किस्म की बीमारी हो, ख़ास तौर पे दांतों की बीमारी, तो उसमें डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करें, डॉक्टर से राय लें, बजाय इसके कि आप अपने कोई मशवरे, अपने किसी दोस्तों से मशवरे करके उन पर अमल करें। डॉक्टर से मशवरा लीजिए ताकि आप अपने आप को सेहतमंद और महफूज रख सकें। काजी नोमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।